An isolated system of two particles, an isolated system of two particles 3 kg and 5 kg is initially at rest. If particle 3 kg move, if particle 3 kg move towards 5 kg, towards 5 kg by 1 meter, find distance move by 5 kg by 5 kg particle. है ना। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि सेंटर ऑफ मास अगर इनिशियली रेस्ट पर है तो वो कहाँ पर रहेगा, रेस्ट पर रहेगा। अभी यहाँ पर सिस्टम मान लो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है कि कुछ अकेले दो सिस्टम है, मतलब दो पार्टिकल का कुछ एक सिस्टम है, इसके साथ में कोई बाहरी और कोई चीज़ नहीं है ना, अकेले अकेले दो पार्टिकल है बस। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये होता है। अगर वो इनिशियली रेस्ट पर है तो बाद में कुछ भी करो आप, इसको इधर लाओ या उसको उधर लाओ, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होगी, क्योंकि वो रेस्ट पर है तो वो कहाँ पर रहेगा, रेस्ट पर रहेगा। उसकी पोजीशन क्या है, फिक्स है। आपको क्या बताना, फाइंड द डिस्टेंस मूव बाय 5 किलोग्राम। देखो आइसोलेटेड सिस्टम एक ऑफ टू पार्टिकल, एक 3 किलोग्राम का है और एक कितने किलोग्राम का है, 5 किलोग्राम का है। इफ द पार्टिकल इज 3 किलोग्राम मूव्स टुवर्ड्स 5 किलोग्राम बाय 1 मीटर। अच्छा, इनिशियली जब ये थे तब इनका कुछ यहाँ पर कुछ सेंटर ऑफ मास होगा। इनिशियली कहाँ पर थे, यहाँ पर सेंटर ऑफ मास कुछ होगा। अब आपने क्या किया कि इस पार्टिकल को क्या किया, मूव कर दिया कितने से, 1 मीटर से। आपको बताना है कि फाइंड द डिस्टेंस मूव बाय 5 किलोग्राम पार्टिकल। अब 5 किलोग्राम की पार्टिकल की बताओ कितना मूव करें ताकि वो सेंटर ऑफ मास चेंज ना हो। ठीक है, मतलब ये 5 किलोग्राम वाला कितना मास मूव करेगा, ठीक है। अब देखो सुनो, इसमें एक नई चीज लगेगी। मैंने आपको बताया था कि जब भी सेंटर ऑफ मास को अज्यूम करने की जरूरत पड़ेगी तो हम उसको क्या लेंगे, ओरिजिन लेंगे। मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया। जब भी सेंटर ऑफ मास निकालने वाले क्वेश्चन होते हैं, मतलब जब उसमें सेंटर ऑफ मास की पोजीशन शिफ्ट करना या फिर उसको फाइंड करना होता है, तब अपन क्या यूज करते हैं, ओरिजिन। एक्चुअली में इसको ऐसा बताया जाता है, आपके पास इक्वेशन क्या है, XCM इज इक्वल टू क्या है, M1 अपन दो पार्टिकल की ले लेते हैं, M2 अपॉन में क्या है, M1 प्लस M2, ये इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो दोनों साइड। डिफरेंशिएशन दो टाइप से होता है, एक तो पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है और विद रिस्पेक्ट टू dt। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि बस सब में क्या लगा दो, d और क्या लगा दो, d, LHS में भी हो RHS। d का मतलब चेंज होता है, डिफरेंशिएशन का मतलब याद हो तुम्हें, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, dxCM इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, M1 इंटू dx1 प्लस M2 इंटू dx2 अपॉन M1 प्लस M2। आ रही की बात समझ में कि नहीं। M1 डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, इसको पार्शियली डिफरेंशिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कुछ भी नहीं, बस डी का क्या करना है, आपको डिफरेंशिएट करना है। जो कांस्टेंट है वो डिफरेंशिएशन से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। क्या बात समझ में आ गया। अब इसका सब मतलब समझो, इसका मतलब क्या है, डी का मतलब क्या, चेंज इन सेंटर ऑफ मास, चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। आपको क्या दिया है क्वेश्चन में कि आप पार्टिकल को मूव करो, उसको 1 मीटर से कराया और आपको सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज नहीं करवाना है, पर सेंटर ऑफ मास उसी जगह पर रहे। तो आपको बताओ कि इसको कितने से अपने को मूव
करवा दें। इस क्वेश्चन का मतलब ये है ना, एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल, तीन इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियली कहाँ पे था, रेस्ट पे था। इफ पार्टिकल ऑफ 3 किलोग्राम इज मूव टुवर्ड्स 5 किलोग्राम बाय 1 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस मूव बाय 5 किलोग्राम। मतलब इसमें कितना मूव करें अपन, ताकि आपका सेंटर ऑफ मास क्या रहे, वही रहे, ऐसा कुछ लिखा नहीं है। पर हम क्या मानेंगे, सेंटर ऑफ मास जो पहले था, कहीं ना कहीं तो एक चीज लानी पड़ेगी ना आपको। सेंटर ऑफ मास अगर गिवन देता हो कि भैया सेंटर ऑफ मास कितने पे आ जाए, 5 मीटर पे, तो आप यहाँ इक्वेशन में क्या लिखते थे, 5। परंतु उसने कुछ दिया है क्या, नहीं दिया। तो हम मानेंगे कि जहां पहले था वहीं पे बाद में। अगर वो बोलता फोर्सफुली कि सेंटर ऑफ मास कितने से बदल जाए, 5 मीटर से बदल जाए, बताओ इसको कितनी दूरी पे रखूं मैं ताकि सेंटर ऑफ मास जो है वो 5 मीटर, तब अपन इज इक्वल टू में क्या रख देते हैं, 5 मीटर। अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया, DXCM का मतलब कि पहला वाला सेंटर ऑफ मास मान लो कितना होगा, x1 cm होगा कि नहीं, माइनस x2 cm। बात समझ में आ रही कि नहीं। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस, सॉरी 2 - 1, 2 - 1, मतलब बाद वाला माइनस पहले वाला। बाद वाला भी कहाँ पर है, जहाँ पर था, पहले वाला भी कहाँ पर है, जहाँ पर था, इनिशियली जहाँ पर था। उसने दिया नहीं है कुछ भी ऐसा ना कि इतने में कराओ। मतलब ये दोनों क्वांटिटी क्या है, सेम, सेम है, मतलब क्या हो जाएंगे, 0। 0 इज इक्वल टू m1 मास m1, और dx1 का मतलब आपने पहले कहाँ पर था और उसको कहाँ पर रख दिया। हरी बात समझ में। जैसे यहाँ पर m1 मास को आपने कितने से मूव किया, 1 मीटर। पहले कहाँ पर था, मान लेते हैं 0 पे था, पहले किस पे था, 0 पे था। आपने उधर, अच्छा ये कैसी क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। अगर उधर मूव करोगे तो क्या लोगे, पॉजिटिव, और अगर इधर मूव करोगे तो क्या लोगे, नेगेटिव। इसका मतलब आपको dx1 दिया है 1, चेंज, बदलाव दिया है ये, कि कहां से कहां शिफ्ट कर दिया आपने। अब 3 किलोग्राम को कहां शिफ्ट किया आपने, टुवर्ड्स, मतलब पोजीशन कुछ ऐसा हो गया है कि ये 3 किलोग्राम वाला मास है, ये आप कहां पर ले आए, यहाँ पर। मतलब आपने ये डिस्टेंस कितना शिफ्ट कर दिया है, 1 मीटर। मतलब ये 5 मीटर वाला डिस्टेंस आपका है, अभी तो यहीं रखा है। अगर आप ऐसा कर दोगे तो आपको पहले की इन दोनों के बीच की दूरी दी है क्या, सबसे पहले दोनों के बीच की दूरी भी नहीं दी है। अगर ये दूरी दे देते तो भी अपन नया सेंटर ऑफ मास निकाल लेते। अब दूरी भी तो नहीं दी, उन्होंने बस बोल दिया कि भाई इसको बस मैंने 1 मीटर से खसका दिया, अब नया सेंटर ऑफ मास निकालो। तो हम अज्यूम करेंगे सेंटर ऑफ मास कहाँ पर रहेगा, जहाँ पहले था वहीं पे। नहीं तो फिर सेंटर ऑफ मास का वो देता तो वो रखता है। क्वेश्चन एक और बोलूंगा मैं उस टाइप का। तो अब 5 वाला भी क्या करना पड़ेगा, 5 वाला भी कहीं ना कहीं कुछ शिफ्ट करना पड़ेगा। अब किधर शिफ्ट करना पड़ेगा, इधर या इधर, ये तो तुम्हें पता ही नहीं है, पर शिफ्ट तो करना पड़ेगा ताकि सेंटर ऑफ मास उसी जगह बना रहे। अपन मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे था, कहाँ पे था, या फिर सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे नहीं, मतलब ऐसा मान लो कि सेंटर ऑफ मास में कोई बदलाव नहीं हुआ, पहले भी सेंटर ऑफ मास जितना था बाद में भी कितना है, उसी पोजीशन पे है। ओरिजिन नाम, क्योंकि ओरिजिन तो अपन ने इसको माना, मान लो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन ये, मतलब पहले इतने पे था, आपने 3 को इधर खसका दिया, ये कितने पे आ गया, इस पे, तो सेंटर ऑफ मास खसका क्या, नहीं, ये अभी उस पे। अब 5 को इधर कर रहे हो कि उधर कर रहे हो ये पता है क्या, नहीं, पर सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, अभी भी वहीं पे है। पहले कितने पे था, 2 सेंटीमीटर पे, 2 मीटर पे मान लो, बाद में कितने पे था, 2 मीटर पे। 2 - 2 कितना हो गया, 0, मतलब इज इक्वल टू में क्या रखोगे, 0। आई बात समझ में। मतलब अल्टीमेटली एक डेरिवेशन हो गया है, 0 इज इक्वल टू m1 dx1 प्लस m2 dx2। क्या बात समझ में आई, नहीं आया यहाँ से कुछ भी समझ में। अच्छा, इसको थोड़ा मैनिपुलेट कर लेंगे तो क्या होगा। अभी तुम पहले आंसर निकाल लो, फिर इसी इक्वेशन से एक और कुछ निष्कर्ष निकालूंगा मैं, जिससे बम फटाकों वाली बात होगी कि ये बम यहाँ पे फूट गया, इसमें 2 टाइप से निकला है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, ठीक है। तो दिवाली आ रही है, थोड़ा इस टाइप से भी सोचना। एक m1 dx1 m2 dx2, ये फॉर्मूला क्लियर हो गया बेटा। अच्छा, m1 कितना है, 3, कितने से मूव हुआ, प्लस में कि माइनस में, तो क्या लिखेंगे, +1 मल्टीप्लाई में, ठीक है, प्लस लगाने की 1 है ना, तो वही तो 1 तो लिखा, नहीं dx2 तो निकालना है, फाइंड dx2,
तो क्या होगा प्लस m2 कितना 5। अब dx2 की डायरेक्शन तुमको पता नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं ना, बना के देगा ना, कुछ क्वेश्चन ही देगा, फॉर्मूला ही देगा तुमको डायरेक्शन। तो कितना इंटू dx2, ये dx2 पूरी एक टर्म है, तुमको dx2 में कंफ्यूजन है ना तो x1 x2 लिख लेना, वैसे बुक में x1 x2 ही मिलेगा आपको, वो मतलब उसको बाद में x1 x2 कर देते हैं, मतलब एक ही सिंबल को दो जगह चलाते हैं वो, पर उनका मतलब अलग अलग है। इज इक्वल टू कितना 8 आ जाएगा तो उधर 8 चले जाएगा, 8 तो जीरो हो गया ना, कोई मतलब ही नहीं इस इक्वेशन में। देखो m1 प्लस m2 था, मैंने जीरो में शामिल कर दिया ना, तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं, मतलब फॉर्मूला तो आपका यही बना के नहीं बना। इज दैट योर फार्मूला? चलो यहाँ से निकालोगे, +3 को भेजा उधर तो कितना हो गया -3/5 इज इक्वल टू dx2। कितने से माइनस, माइनस क्या बता रहा है, किधर मूव कराओ आप इस पार्टिकल को, इधर, नेगेटिव किधर होता है इधर, कितने से -3/5 मतलब 0.6, कितना दूर करवाना पड़ेगा 0.6 मीटर, ताकि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन वही रहे। तो बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, टक्कर नहीं दे रहा है वो, ये टक्कर वाला क्वेश्चन नहीं है, ये क्या है, आपने बस शिफ्ट किया, तो उसको कितने से शिफ्ट करोगे, इसका मतलब ये है कि इनिशियली ये देखो आपने शिफ्ट कितने का किया 1 मीटर से, तो ऑब्वियस ही बात है ये 1 मीटर तक तो होगा नहीं, क्योंकि 1 मीटर पे होगा तो टक्कर मार देगा उसको, तो इनकी दूरी क्या होगी, ज़्यादा होगी, दूरी क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो इधर की 1 मीटर होगी कुछ दूरी, अपने को दूरी से मतलब ही नहीं है ना कितनी है। इज इट क्लियर? आपको दूरी कितनी है उससे कोई मतलब भी नहीं है, दूरी का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग भी नहीं रहा है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी गिवन है। क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, देखो ये कॉन्सेप्ट था हमारा। तो एक और क्वेश्चन लिखो, हाँ एक और, पहले यहाँ से आप ये चीज़ को देख लेते हैं कि इस चीज़ में एक और कंक्लूजन क्या निकल रहा है। ये चीज़ को ध्यान से देखो, ये चीज़ को ध्यान से देखो, ये जो इक्वेशन है इसको मैं ऐसा लिखूंगा m1 dx1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ m2 dx2, प्लस वाली चीज़ उधर जाके क्या हो जाएगी माइनस, ये तो सभी को पता है। m2 को डिवाइड में लाऊंगा, m1 अपॉन m2 आ रही बात समझ में, माइनस dx2/dx1, ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब देखो ये इक्वेशन का मतलब समझो, थोड़ा मैथ्स भी लगाया करो। रेशियो ऑफ मास m1 अपॉन m2 क्या है, रेशियो ऑफ मास इज, अच्छा ये डायरेक्टली हुआ कि इनवर्सली बताओ? इनवर्सली। क्यों? क्योंकि m1 इधर है तो इसका dx1 किधर है, ये चीज तो पता है ना, कोई चीज ऊपर रहती है और उसका नीचे रहता है इस तरीके से, तो ये माइनस, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहलाता है। मतलब m1 इज इनवर्सली मतलब द रेशियो ऑफ मासेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द माइनस साइन ऑफ द रेशियो ऑफ देयर डिस्प्लेसमेंट। हालांकि इनवर्सली छोड़ो, ये तो तुम केवल ये नहीं माइनस तो केवल क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है, एक प्लस है तो एक क्या है माइनस, मतलब माइनस प्लस का लिए डायरेक्शन आपको कौन बताएगा, आ रही बात समझ में? कुछ लोग क्या करते हैं, इसको पहले से मान लेते हैं कि, कुछ लोग पहले से मान लेते हैं कि, मान लेते हैं अपने मास को किधर खसकाया, इधर खसकाया, तो वो खुद आगे से क्या लगा देते हैं माइनस साइन, तो इस फॉर्मूले में यहाँ क्या डेवलप हो जाएगा माइनस। अब मैंने तुमको बोला है कि तुमने खुद से ही मान लिया है कि डायरेक्शन इधर है, तो फिर तुमने मान ही लिया है ना कि माइनस मतलब इधर है, तो वापस से माइनस थोड़ी ना आएगा, प्लस आएगा, तो प्लस का मतलब तुम ऐसा थोड़ी कि उधर, गलत हो जाएगा। तुमने मान लिया जब इधर तो प्लस आया तो उधर क्यों करोगे फिर अब तुम, ये तो तुमको समझ में आता है ना इतना गणित, या तो तुम अज्यूम ही मत करो कुछ भी, जो आंसर आएगा ना बस उसके हिसाब से चलेगा। अपन ने इस टाइप से 2-3 क्वेश्चन और किए थे पहले भी, अब तो तुमको थोड़ा सा समझ में आने लगा है कि यार ये सब स्केलर वेक्टर और ये सब उससे रिलेट है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ये अभी मैं और यूज करूंगा m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू, ये जो है ना बॉम्ब वाले क्वेश्चन में उस टाइप से। लिखो 2 चार्ज बॉडीज, एक मिनट रुक जाओ मैं और देख लूँ इसके पहले मेरे पास क्या क्वेश्चन है। -3/5 आ गया है ना,
लिखो, टू स्केटर्स ए एंड बी ऑफ मासेस 50 किलोग्राम एंड 70 किलोग्राम। टू स्केटर्स, स्केटिंग करते हैं ना, टू स्केटर्स ए एंड बी ऑफ मासेस 50 किलोग्राम एंड 70 किलोग्राम। टू स्केटर्स ऑफ masses 50 kilogram and 70 kilogram respectively started facing each other 6 meter apart, then they pull on a rope stretched between them. How far has each moved when they meet? When they मीट, जब वो मिलेंगे तो कितनी दूरी पर वो मिलेंगे। अल्टीमेटली ये क्वेश्चन जो है ये आपको यूँ समझ में नहीं आएगा किसका क्वेश्चन है, सेंटर ऑफ मास का। जब पेपर में आ जाएगा इकट्ठा तो तुमको समझ ही नहीं लगेगा कि F = ma लगाऊँ क्या लगाऊँ। पर ये जो इस टाइप से क्वेश्चन होते हैं एक फील देते हैं कि सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चन है। कुछ भी नहीं, 50 किलोग्राम का है, 70 किलोग्राम का है, ज़्यादा मास। ये कहाँ पर मिलेंगे जनरली, ऐसा मान लो कि सेंटर ऑफ मास पे मिलेंगे। कहाँ पर मिलेंगे? सेंटर ऑफ मास पर मिलेंगे। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 6 मीटर। दोनों का मास दिया है, अब निकाल लोगे। अपन को अज्यूम करना पड़ेगा। एक फॉर्मूला बताया था, m1 से कितनी दूर है और m2 से कितनी दूर है, निकाल पाओगे? ये 50 है, ये 70 है और ये कितना है? 6 मीटर। मान लेते हैं ये कहीं 70 किलोमीटर की इस तरफ मिलेंगे। अच्छा, 70 वाला भारी होगा, वो चलेगा, मान ले, ऐसा मान लेते हैं अपन कि वो स्लो चलेगा। अपन बॉडी के परफॉर्मेंस पे नहीं जाते हैं, वो स्लो चलेगा। और 50 वाला क्या है? फास्ट चलेगा। तो ये जब तक यहाँ तक आएगा, ये जब तक यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो 70 वाले के पास में मिलेगा, नज़दीक। इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया है कि यहाँ मिले, अपन ऐसा मानेंगे इस क्वेश्चन में कि सेंटर ऑफ मास पे मिलेंगे। बस अब लगा दो, क्या है 6 किलोमीटर से 50 से कितना मिलेगा और 70 से कितना मिलेगा बताओ? 3.5 2.5 आ रहा है। 50 से कितना मिलेगा? 70 का मास इंटू 6 अपॉन 70 और 50 कितना? 120 है ना। तो 6, पहले तो 0 काटो, 6 दूना 12, 7/2 मतलब कितना? 3.5 आएगा। और एक 2.5 और एक कितना? 2.5। ये हो गया बस, ठीक है। अगला लिखो। आंसर है बस, एक एक स्टेप की बस इसके आंसर। एक मिनट, क्या बोल रहा है? क्या ये बस कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि ये स्ट्रेच के थ्रू, मतलब ये क्या है, स्केटिंग कर रहे हैं तो इधर उधर ना निकले, सीधे सीधे लाइन में चले। एक्चुअली वो सिस्टम बनाने के लिए भी दिया है। सुनो, क्या है कि ये जब ये पुली के थ्रू चलेंगे तो ये इसको इधर खींचेगा और ये इसको इधर खींचेगा, मतलब नेट फोर्स सिस्टम का कितना है? 0। ऐसा बताने के लिए है ना, नेट फोर्स 0। चलो हाँ, मीटर में दिया था तो मीटर में ही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो।
टू चार्ज बॉडीज, इसमें क्या है कि बस सीधे न्यूमेरिकल कर लो, ज़्यादा थ्योरी पढ़ते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं अपन। ठीक है, टू चार्ज बॉडीज ऑफ मासेस 1 किलोग्राम एंड 4 किलोग्राम हैविंग चार्जेस। अब ये चार्ज बॉडीज है ना, चार्ज बॉडीज, अब चार्ज तो आपको पता है 10th में पढ़ा था। टू चार्ज बॉडीज ऑफ मासेस 1 kg and 4 kg respectively released on a smooth horizontal surface at separation 100 meter, find distance moved by them when they meet। यहाँ पर चार्जेस भी दिए होते हैं कि एक का चार्ज 10 कूलम्ब है, दूसरे का चार्ज -5 कूलम्ब है। तो ये जो चार्जेस मैंने हटा दिए, क्योंकि चार्जेस से कोई न्यूमेरिकल में मतलब नहीं है। आपको अगर दे तो आप लिख लेना इसमें कि इग्नोर चार्जेस, चार्जेस का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। हाँ, इसमें कोई चार्ज का मतलब नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन में दे दे कंफ्यूज में, यहाँ पे था मैंने हटा दिया है एक लाइन को बचाने के लिए। कुछ भी नहीं, ये भी वही क्वेश्चन है। दो चार्ज है कितने का, एक 1 किलोग्राम का है, ठीक है, और दूसरे कितने का है, 4 किलोग्राम का है। आपने इसको किस में रखा है, ग्रेविटी, हाँ, आपने इन दोनों को बस छोड़ दिया है। कहाँ पे छोड़ दिया है? जैसे एक का चार्ज से 10 कूलम दिया है और एक का चार्ज -5 कूलम, चार्ज दो इससे जरूरत नहीं है। तो अल्टीमेटली ये क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, एक के ऊपर प्लस और एक के ऊपर क्या है माइनस, तो ये अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करेंगे, इंटरनल फोर्स अट्रैक्ट करेंगे। नेट फोर्स कितना होता है इंटरनल चार्ज का, 0। नेट फोर्स 0, इसका मतलब क्या है कि अगर सेंटर ऑफ मास जो पहले था वो उसी पोजीशन में रहने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इसी चीज को लगा के आपको 20 और 80 ये कहाँ पर मीट करेंगे, 20 और 80 निकाल लिया, निकाल चुके हैं? आया कि नहीं आया? बढ़िया, वही चीज निकाला आपने। ठीक है, ये मूव कर रहे हैं पर सेंटर ऑफ मासेस क्या है इनके, वही रहेंगे, सेम रहेंगे, क्योंकि नेट फोर्स कितना है आपने कितना कर दिया, 0 कर दिया। तो वो जो चीज़ जहाँ है वो चीज़ वही रहेगी। बस ये सीधा सा कॉन्सेप्ट। अगला लिखो, बताने की जरूरत तो नहीं है। ठीक है, बस यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 1 किलोग्राम से दूरी कितनी हो जाएगी, 4 इंटू डिस्टेंस कितना दिया है, 100 मीटर। तो 4 इंटू 100 अपॉन में 5, तो ये कितना हो जाएगा, 5 10 80। और दूसरा हो जाएगा कितना, 1 इंटू 100 अपॉन में 5, तो कितना हो जाएगा 20 मीटर है। तो कितना था, मीटर है ना, तो एक कितना मूव करेगा 20 मीटर, और एक कितना मूव करेगा 80 मीटर। 1 किलो वाला 80 करेगा, क्योंकि वो तो धीरे धीरे मतलब फास्ट चल जाएगा, ऐसा भी समझ लो, मास कम है उसका। तो ठीक है, हालांकि अपन को पता है कि सेंटर ऑफ मास किसके होता है, सेंटर ऑफ मास जो होता है किसके नज़दीक होता है, ज़्यादा भारी बाड़ी के। तो ये इसलिए ये 20 और ये कितना, हालांकि 20 और 80 तो अपन निकाल तो चुके थे, इससे कितना दूरी 80 और इससे कितना दूरी 20। तो ये अपन ग्राफ पे भी बता सकते हैं, ऐसे डायग्राम से भी बता सकते हैं ना इसको। चलो, दूसरे से माइनस कर दो, उसी से माइनस एक का 80 निकला, वो भी कर सकते हैं ना। एक का 80 निकला तो दूसरा कितने पे होगा, उससे माइनस कर दो, 20 पे ही होगा ना। ये रेशो का ही तो क्वेश्चन है यार, रेशो प्रोपोर्शन में ऐसे ही करते थे, एक का निकलता था और वो। ठीक है, रेशो प्रोपोर्शन सेम मैथ्स लग रहा है यहाँ भी। चलो, अब अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सर्टेन हाइट, लिखो, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है अब ये। अब मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, तुमको लिखवा रहा हूँ, तुम इसको नोट कर लो। अ बॉडी इज ड्रॉप्ड
from certain height above the ground, full stop. It strikes the ground at a point P as shown in figure. It strikes the ground at a point P as shown in figure. Now the same body is dropped from the same height. Again. Now the same body is dropped from the same height again, and during its motion, it explodes. In two fragments. And during its motion, it explodes in two fragments. In mass ratio 1:2. ठीक है? If the lighter piece strikes lighter piece strikes 10 meter away from P. If the lighter piece strikes 10 meter away from point P, what will be the position of heavier fragment? Position of हेवियर फ्रेगमेंट. दो पार्टिकल ही दिए, मतलब बॉम्ब पहले ऐसे गिर रहा था, ठीक है, कुछ भी पार्टिकल, कुछ भी चीज दे रखी, बॉम्ब भी है, जनरली बॉम्ब भी मानेंगे अपन इसको. एक बॉडी है तो बॉडी के दो टुकड़े हो गए, जैसे कुछ भी ऊपर से गिर रहा है तो दो टुकड़े हो जाते हैं इस तरीके से, ठीक है. बॉम्ब के तो कुछ ज्यादा ही टुकड़े होते हैं, इसलिए बॉडी को ले लेते हैं. तो पहले बॉडी क्या थी, ये सेम हाइट थी, जितनी हाइट से ये थी, मान लो ये ऐसा जा रही थी बिना किसी के डिस्टर्बेंस के, पर बाद में वही हाइट से क्या हुआ, उसको छोड़ा तो बॉडी के कितने टुकड़े हो गए, दो टुकड़े हो गए. तो दोनों टुकड़े जो थे, एक छोटा टुकड़ा है और एक बड़ा टुकड़ा, दोनों के मास दे रखे हैं 2:1 में. मास कितने दे रखे हैं, m1:m2 कितना दे रखा है, 1:2. मतलब लेटस से m1 का मास कितना है m, और m2 का मास कितना है 2m. आता ना x लगाते थे तो 2x और 1x और 2x ले लेते थे अपन, रेशियो रहते थे तो x से मल्टीप्लाई करके बचपन में करते थे ना क्वेश्चन की, अगर टोटल एंगल अगर 2:3 में तो बताओ ट्रायंगल का है कितने के एंगल होंगे, तो अपन x लगा लेते थे, यहाँ पे m लगा लेते हैं x, क्योंकि मास है. तो पहले का मास कितना 1m, तो दूसरे का मास कितना होगा 2m होगा, दुगना होगा जितना भी मास होगा. तो मास पता चल गया आपको कितना, एक का m है और एक का कितना 2m है. अब मान लेते हैं कि ये सेंटर ऑफ मास जो था, सेंटर ऑफ मास कहाँ पर रहेगा, पहले बिना गिरे यहीं पर गिरेगा. मतलब मान लो गिरा तो यहीं पे आपका पोजीशन इसकी लास्ट में ग्राउंड पे, तो यहीं पे स्ट्राइक करेगी. तो ये बम गिरेगा तो यहीं पे सेंटर ऑफ मास बनेगा, एक ही था पहले. अच्छा, ऐसे सेंटर ऑफ मास का पाथ है, हर बार बदलते एक आखिरी पॉइंट पे यहाँ पे रहेगा, ठीक है ना, आखिरी पॉइंट पे यहाँ पे रहेगा, क्योंकि ये तो बॉडी मूव कर रही है तो सेंटर ऑफ मास भी क्या है उसके साथ साथ यूं तो मूव करे, पर आखिरी पॉइंट का पोजीशन क्या रहेगा, बिना फटे. वही बिना फटे वो था, तो फटने के बाद भी क्या रहेगा, वही रहेगा, ठीक है. हाँ, बिना फटे था, तो अपन ने यहाँ पे एक पॉइंट का ये मान लिया है, क्योंकि अपने को न्यूमेरिकल करने के लिए एक जगह मानना पड़ेगा. और इस पॉइंट को दिया है P, ये क्या दिया है आपको P. अब एक पार्टिकल 10 मीटर इस P से अवे जाके गिरता है, एक पार्टिकल कहाँ गिरता है, इससे 10 मीटर दूर गिरता है. 10 मीटर इधर ले लें अपन, एक पार्टिकल 10 मीटर इधर दूर गिरता है, क्या ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है. पॉजिटिव नेगेटिव का खेल है,
फिर आपको x वगैरह सब करके लेना पड़ेगा आपको। मतलब अभी अपन ने कितना लिया, एक 10 मीटर इधर लिया। अब ये कौन सा, इफ द लाइटर पार्टिकल पहले गिरेगा कि भारी? लाइटर पहले गिरेगा ना, नहीं भारी वाला पहले गिर सकता है। पर अपन टुकड़े, जैसे बॉम्ब कैसा टूटा वो नहीं पता अपने को, उसने क्या दिया, दोनों के बीच का सेपरेशन आपको निकालना है ना। अरे पर साथ में गिरेंगे, पर सेपरेशन, ये सब बम फट के अगर ऐसा फोर्स लग गया तो फिर तो अब दूर ऐसे हो जाएंगे ना, यूं बोल रहा हूं मैं। आ रही बात समझ में? बम ऐसा फटा मान लो, तो एक इधर और एक इधर भी गिर सकता है, एक इधर और एक इधर भी गिर सकता है। ये थोड़ी पता आपको कैसा कैसा, पर हम अज्यूम कर लेते हैं कि एक पार्टिकल किधर गिरा है, लाइटर पार्टिकल किधर गिरा है, यहाँ लाइटर पार्टिकल किधर गिरा है, हेवियर पार्टिकल किधर गिरा है, किधर गिरा है। क्या बात क्लियर हो रही है? अब ये वही चीज हो गई, लाइटर पार्टिकल का मास कितना है, लाइटर पार्टिकल का मास कितना है m, हेवियर पार्टिकल का मास कितना है 2m, ठीक है। और आपको सेंटर ऑफ मास कितने से शिफ्ट हुआ इसका, 10 मीटर, dx1 दिया है। ये क्या बता रहा है, 10 मीटर अवे गिरा है ना, मतलब पहले बिना गिरे सेंटर ऑफ मास कितना था, इतना, पर बाद में कहाँ पर आया वो, यहाँ, मतलब सेंटर ऑफ मास से पोजीशन कितनी है 6 मीटर, हाँ 10, सॉरी कितनी है, तो dx1 कितना है 10, dx2 निकल जाएगा क्या, निकाल दो फटाफट बताओ। 1/2 इज इक्वल टू, इक्वेशन बनाओ ना, m1 dx1 प्लस m2 dx2 बताई तो इज इक्वल टू 0, इसमें सब रख दो। dx1 कितना दे रखा है आपको 10, बताया था ना रेशियो वाला, डायरेक्ट इसको पुट नहीं कर सकते, उसमें भी कोट कर दो, एक ही बात है। माइनस का 5 आया, -5, -5 क्या बताता है कि ये जो पार्टिकल है ये यहाँ से कितनी दूरी पर है, मतलब 5 मीटर की दूरी पर है। आया कि नहीं आया? बस फिर अपना है कि अरे 5 -5 आया ना, -5 का मतलब क्या है, अरे आपने हेवियर पार्टिकल यहाँ रखा था, आंसर कितना आया 5 ही नहीं आया, कितना -5 आया ना, तो 5 तो किधर, डायरेक्ट माइनस क्या बताता है डायरेक्शन, 5 उधर की इधर, इस तरफ, तो यहाँ पे कितना है ये 5 मीटर, नहीं आया, फॉर्मूला बता दो, क्या हो गया तेरे को, तेरा दिमाग कहाँ पे है आज, कल पेपर है क्या उसका, तो छुट्टी ले लेता। m1 dx1 प्लस m2 dx2 इज इक्वल टू कितना 0, m1 कितना रखा m, dx1 कितना रखा 10, m2 कितना रखा 2m, dx2 निकालना है, ये निकाल ले, इज इक्वल टू कितना 0, या फिर इसके पहले भी तुम्हें फॉर्मूला बताया था m1 इंटू m2 इज इक्वल टू कितना -dx2 अपॉन dx1, तो m1 कितना है m, m2 कितना है 2m, इज इक्वल टू dx2 कितना है निकालना है, dx1 कितना है 10, ये और ये कट गए, 10 इधर भेजा तो -10/2, तो कितना आ गया -5 dx2 आया। -5 क्या बताता है कि जहां से गिरा उसके 5 इधर चले जाओ आप, मिल जाएगा, हाँ, मतलब सेंटर ऑफ मास से कितनी दूरी पर है वो 5, और ये सेंटर ऑफ मास से कितनी दूरी पर है 10, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, हाँ लाइटर मास को क्या ले लेते पॉजिटिव ले लेते, तो फिर समझ तो आ गया, बस समझने के हिसाब से आप मतलब वो अपने हिसाब से कहीं भी बिठा लो यार, अगर वो 10 मीटर को हम उस तरफ से, तुम 10 मीटर को उधर लेते तो -5 इधर आता, फिर इधर आ जाता ना -5, तो उधर ही आता उस पॉइंट से, इधर आता तो दिखता है ना कि -5, हाँ, वो दिखता है। हाँ अरे वो तो सब जैसे करते तुम उसके हिसाब से, अगर तुमने क्या ले लिया, क्या लेना चाहते हो तुम, ये सेंटर ऑफ मास था, अगर तुमने ये पार्टिकल को किधर ले लिया, लाइटर पार्टिकल को 10 इधर ले लिया, आ रही बात समझ में।
सब सही है, बस एल को एच को एल ले लो तो आसानी होगी। तो यहाँ क्या लेते हैं, वही 10 ही लेते हैं, हाँ, और आंसर वही आता है। आंसर वही -5 ही आता। तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है, एक उधर गिरा एक इधर गिरा, उसकी लोकेशन से क्या फर्क पड़ेगा। -5 आता ना तो भी तो -5 इधर बिठा देते हैं, उससे क्या फर्क है। मतलब सेंटर ऑफ मास से इसका दूरी कितना 5 और इसका दूरी कितना 10, तो दोनों का दूरी कितना हो गया, कितना निकालते आता है कि नहीं, नहीं आया, हुआ क्लियर। ये बता देते ना कि कितना कहाँ लगेगा और ये वाला फॉर्मूला था। ये फॉर्मूला बेटा है ना, कॉन्सेप्ट लगाने पड़ेंगे तुमको। फॉर्मूले का कोई डायरेक्ट रूल नहीं होता है फिजिक्स में कि डायरेक्ट यही लगेगा। बॉम्ब वाले जितने भी क्वेश्चन है उसमें इस टाइप से क्वेश्चन का फॉर्मेट लगा सकते हो, क्योंकि ऊपर से नीचे के नहीं वो वही सेम, ये ऊपर से नीचे तो गिरा, पाथ कुछ भी हो सकता है जनरली। अब क्या है, पैराबोलिक पाथ लेते हैं तो उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन, वो एक थोड़ा कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन हो जाता है। अपन ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं, हाँ रेंज वगैरह और ये सब दिया होता है उसमें, आप उसको मैप कर पा रहे हो जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ। हाँ तो वो फिर वो इस तरीके से है। क्लियर हुआ। एक और क्वेश्चन लिखो, अभी तो टाइम हो गया हमारा, कुछ 2-3 क्वेश्चन करके ये सेंटर ऑफ मास वाला टॉपिक अपन खत्म कर देंगे। होमवर्क लिख लो। अब बॉडी लिखो, अ बॉडी इज थ्रोन, अब ये प्रोजेक्टाइल का एक क्वेश्चन है ना। अ बॉडी इज थ्रोन विथ सर्टेन वेलोसिटी एट एन एंगल with horizontal ब्रैकेट में लिखना ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, OBLIQUE, OBLIQUE। सही It strikes the ground, it strikes the ground at 100 meter, it strikes the ground at 100 मीटर। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन में पहले तो वो सिनेरियो देते हैं जब वो पार्टिकल नहीं फटा है, तो ये तब का सिनेरियो है जब पार्टिकल नहीं फटा है, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है वो बॉडी है वो नहीं फटी है, तो ये वो सिनेरियो है। नाउ द सेम बॉडी इज थ्रोन अंडर सिमिलर कंडीशन, डायग्राम इसका दिया हुआ है, मतलब दिया तो नहीं था पर फिर भी तुम बना लोगे कि एक बॉडी को तुमने छोड़ा तो ये ऐसी कुछ जा रही थी। नाउ द सेम बॉडी इज थ्रोन अंडर सिमिलर कंडीशन at maximum height, it explodes in the mass ratio 1:5. It explodes in the mass ratio 1:5. If heavier mass comes to rest after explosion and falls vertically downward, find separation between the two bodies, ठीक है, निकाल लोगे। मैं बता देता हूँ क्या दिया है, हिंट दे देता हूँ। मान लेते हैं ये बॉम्ब है, ऐसा गिरा, पहले नहीं गिर रहा था, पहले जब नहीं था तब यहाँ पर गिरेगा, ये पाथ है, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब ये बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ, ठीक है, तो कुछ एक पार्टिकल जो था, एक बड़ा हैवी पार्टिकल, तो क्या था, ऐसे टपक गया नीचे। हरी बात समझ में, हैवी पार्टिकल रेस्ट पे आ गया तुरंत ही फटने के बाद और नीचे गिर गया, और जो हल्का पार्टिकल था वो कहाँ गया, थोड़ा सा दूर गया। ये आपका हैवी पार्टिकल है और एक ऐसा पार्टिकल है लाइट। सेंटर ऑफ मास ये रहेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन जो रहता है, जो आपके
पहले चल रहा था उसका पोजीशन चेंज नहीं होगा, वो सब पुराने फाइंडिंग्स है। लाइटर पार्टिकल का आपको रेशो दे रखा, मतलब 1 रेशो कितना दे रखा है 5, ये m1 हो जाएगा m और m2 हो जाएगा कितना 5m, ठीक है। m1 m2 पता चल गए। अच्छा ये कितनी दूर जाके गिरा है ये भी दिया है। अच्छा इसका हाइट क्या है, मैक्सिमम हाइट पे, आपको पता है ना मैक्सिमम हाइट क्या होता है। अच्छा h max, और ये रेंज ये कितना दे रखा है आपको, 100 क्या दे रखा है, इट स्ट्राइक द ग्राउंड एट 100 मीटर, है ना। मतलब इन दोनों के बीच का दूरी कितना दिया है 100 मीटर। ये कब का, जब बॉम्ब नहीं फटा था तब का। क्लियर है। अब आपको क्या निकालना है, दोनों के बीच का सेपरेशन निकालना है। तो अब इसको सॉल्व करके आइएगा दोनों के बीच थोड़ा का सा। distance। हाँ h और l के बीच का डिस्टेंस कितना होगा,